अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर आलम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुलाहिजा कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के हम इस वीडियो में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारा पहला मौजू जो है वो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच हुआ जिसमें इंग्लैंड ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस जो है वो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 दिन तक इंडिया जो है वो इस टेस्ट मैच पर डोमिनेट कर रहा था, लेकिन आखिरी दिन इंग्लैंड ने पूरा मैच का नक्शा तब्दील किया और 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इसके अलावा बाबर, रिजवान और शाहीन जिनकी टी20 टीम में तो अभी जो मौजूदा पाकिस्तान की टी20 टीम है उसमें तो जगह नहीं बन रही, लेकिन बिग बैश में बड़ी इनकी धूम मची हुई है। तो क्या ये 3 प्लेयर्स टी20 टीम में जगह बना पाएंगे और पाकिस्तान की टीम क्या अब हमारी दुरुस्त सिमत में जा रही है? इन तमाम मौजूआत पर आज हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद है यंग टैलेंटेड क्रिकेट एक्सपर्ट सुबैना। अस्सलाम वालेकुम सुबैना, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब 5वें दिन का खेल का आगाज हुआ तो इंग्लैंड को 350 रन करने थे, बजाय मुश्किल लग रहा था। और चौथे दिन का जब इख्तिताम हुआ तो सबका यही मानना था कि इंडिया इस मैच में हॉट फेवरेट है, क्योंकि 350 रन आखिरी दिन चेस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आखिरी दिन इंडिया की टीम जो है वो बिल्कुल ही गेम से आउट हो गई? इंग्लैंड ने बहुत आसानी से ये टारगेट चेस किया। तो क्या इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला या फिर इंडिया ने बहुत गंदी क्रिकेट खेली? इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखें, चेजिंग 371 ऑन द फाइनल डे ऑफ टेस्ट इज नॉट अ वॉकिंग इन अ पार्क सिचुएशन, लेकिन the way England approached it with pure confidence and positive intent, that showed कि उनकी जो strategy है वो बहुत solid है। मेरे लिए foundation of that chase was that 188 run stand between Zach Trolley and Ben Duckett। मुझे लगता है कि जहाँ बेन डकेट की जो बैटिंग थी उसमें एग्रेशन एक नज़र आ रहा था, एक एग्रेसिवनेस थी उस उनकी बैटिंग में। ऑन दी अदर हैंड जैक क्रॉली उतनी ही सिचुएशन बेस्ड क्रिकेट खेल रहे थे, इस तरह से वो स्ट्राइक रेट को मैनेज कर रहे थे और जो प्रेशर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इंडिया क्रिएट करना चाह रही थी वो बड़े अच्छे तरीके से उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स दैट फाइनल फ्लरिश फ्रॉम जो रूट लिफ्टेड द मोमेंटम इन देयर फेवर। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इंडिया की बात करूं और उनकी वीकनेसेस को हाईलाइट करूं तो उनकी फील्ड रिप्लेसमेंट बिल्कुल समझ से बाहर थी और मिस फील्ड इतनी हुई है कि वो इंडिया की टीम लग ही नहीं रही थी कि इंडिया भी इस तरह की फील्डिंग कर सकता है। मतलब इजी स्टॉप्स वर मिस्ड। अबव ऑल आई थिंक ओवर रिलायंस ऑन बुमराह एक्चुअली कॉस्टेड इंडिया अ लॉट। सो इन माय ओपिनियन इट वाज डेफिनेटली इंग्लैंड्स ब्रिलियंस, लेकिन अगर इंडिया थोड़ी सी एग्रेशन शो करता तो आई थिंक आउटकम थोड़ा डिफरेंट होता। इस पूरे टेस्ट मैच की अगर हम बात करें, वैसे तो इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच जीत लिया, लेकिन अगर हम दोनों टीमों की बॉलिंग की बात करें तो आप क्या समझती हैं कि बॉलिंग बहुत ज्यादा बुरी नहीं हुई? क्योंकि पहली इनिंग में इतना स्कोर हो गया कि इंडिया ने 471 रन कर दिए, फिर इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 465 किए। फिर अगर हम इंडिया की देखें तो उसमें भी जो है वो इंडिया ने बड़ी शानदार बैटिंग की और इंग्लैंड ने तो आखिरी इनिंग में बिल्कुल इंडिया को बाहर कर दिया। और इंडिया की तरफ से 5 सेंचुरियां भी जो है वो इस टेस्ट मैच में लगी। तो समझती हैं कि इस पूरे टेस्ट मैच में जो दोनों टीमों की तरफ से जो बॉलिंग थी वो बहुत ही ज्यादा गंदी हुई और दोनों टीमों को अगले टेस्ट मैच में अपनी बॉलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि थ्रू आउट द मैच दोनों टीम्स की बॉलिंग बड़ी ऑर्डिनरी लग रही थी। इंडिया के पेसर्स जहाँ अपनी लेंस पे कंसिस्टेंट नहीं थे, उनके जो स्पेल्स थे उनमें वो एग्रेशन नहीं नजर आ रहा था जो इस तरह की विकेट्स पे आना चाहिए। और इम्प्रूवमेंट का तो एक सिंपल ही फॉर्मूला है, डिसिप्लिन और प्लानिंग। इस तरह की कंडीशंस पे मैंने जिस तरह से एक्सपर्ट्स को सुना, ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट स्टिल आई कैन से कि इस तरह की कंडीशंस पे बहुत पेशेंस के साथ बॉलिंग करनी होती है विद दैट सब्टिल वेरिएशंस, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को दोनों टीम से कहीं ना कहीं वो लैक कर रही थी। और ये भी जरूरी है कि बॉलिंग आपकी इस तरह से बैलेंस्ड हो कि एक साइड पे अगर प्रेशर है तो दूसरी साइड पे रन्स मिले और ऑपोजिशन इस तरह से फिर डोमिनेट कर ही लेती है। कंसिडरिंग द लॉन्गेस्ट टेस्ट कैलेंडर अहेड, आई थिंक दोनों टीम्स को अपनी जो बॉलिंग यूनिट है उनको रिव्यू फॉर श्योर करना चाहिए। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो
बुमराह को आई थिंक रेस्ट देना चाहिए अब, और बाकी सारे बॉलर्स जिनको नहीं सामने ला रहे उनको सामने ले लाएं और एक फर्म फुटिंग दे, ताकि एक बुमराह पे जो एक ओवर रिलायंस है वो भी कम हो और उन पे जो प्रेशर है वो भी कम हो। क्योंकि काफी मैंने भी सुना है कि उनकी जो मेडिकल टीम है उन्होंने कहा कि अगर अब उस जगह पे जहां पे बुमराह को पहले इंजरी हो गई है, अगर अब दोबारा उनको इंजरी हुई तो उनका करियर खत्म है। तो गॉड फॉरबिड ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोग के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी कि ना आपको सिर्फ पता है कि बुमराह है, बुमराह के ऑल अलोन कैन डोमिनेट, और ना बाकी फिर सिराज को भी रन पड़ रहे थे, शार्दुल ठाकुर को भी रन पड़ रहे थे, कृष्णा और रविंद्र जडेजा भी उतने ही एक्सपेंसिव थे। तो आई थिंक उनको ये वाली अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए और बाकी सब बॉलर्स जैसे मोहम्मद शामी हो गए उनको भी अब आगे लाएं और उनको भी एक वो फर्म फुटिंग दे के, अगर बुमराह फॉर इंस्टेंस ये एक कंडीशन नहीं है कि वो परफॉर्म करें और वो रेस्ट ले लेते हैं, तो कोई तो हो ना कि आगे आके उनके बॉलिंग लाइनअप में परफॉर्म करें। सिर्फ बुमराह पे तो नहीं रिलायंस होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। बाबर, रिजवान, शाहीन की जो है वो बिग बैश में हमने देखा किस तरह धूम मची, और जिस तरह इन लोगों की जो है इन लोगों को साइन किया गया है, सिडनी सिक्सर्स ने बाबर को किया तो सिडनी सिक्सर्स की फैन फॉलोइंग, तो बिग बैश में तो इन तीनों प्लेयर्स ने धूम मचाई। लेकिन T20 टीम में फिल वक्त ये तीनों प्लेयर्स मौजूद नहीं है। तो क्या समझती हैं, आपका क्या ख्याल है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले क्या ये तीनों प्लेयर्स अपनी जो है वो जगह T20 टीम में बना पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड शाहीन शाह अफरीदी आर नॉट जस्ट स्टार्स, दे आर लीडर्स, दे आर प्योर लीडर्स। बीबीएल में उनकी सिलेक्शन ये शो करती है कि दे आर इन टॉप रिदम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बीबीएल की ये अभी जैसे बाबर आजम की प्री साइनिंग और बाकी अनाउंसमेंट से पहले उनको बांग्लादेश के अगेंस्ट जो स्क्वाड था उनमें ड्रॉप किया गया और फिर उनकी बीबीएल में सिलेक्शन हुई। अब बीबीएल की सिलेक्शन में ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि बिल्कुल वो परफॉर्मर्स ही नहीं है और वो प्लेयर्स ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में स्टार्स की कमी नहीं है, जैसे शेन वॉटसन है, शेन वॉर्न है, रिकी पॉन्टिंग है, और अगर करंट स्टार्स की बात करें तो स्टीव स्मिथ है, मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस है, ग्लेन मैक्सवेल है। तो फिर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों इतनी डोमिनेट कर रहे हैं? ऑब्वियसली कोई वजह है तो डोमिनेट कर रहे हैं बीबीएल के ड्राफ्ट में। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में उनको पता चल गया है कि इन प्लेयर्स की जो क्लास है दैट इज अनमैच्ड एंड अनरियल क्लास इन द वर्ल्ड, और जितना इन प्लेयर्स का फैंडम है, जिस तरह से विद इन फ्यू मिनट्स उनकी अनाउंसमेंट के बाद, बाबर आजम की तो खैर बात ही अलग है, लेकिन बाकी जैसे मोहम्मद रिजवान हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, इनकी अनाउंसमेंट के बाद विद इन फ्यू मिनट्स इनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे उन पे एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह ये बातें चल रही थी कि देव गॉट पिक्ड। उनके जो फॉलोअर्स भी हैं, मतलब हर फ्रेंचाइज के इंक्लूडिंग सिडनी सिक्सर्स, उनके जो एक मैसिव राइज देखने को मिला है हम लोगों के जैसे बाबर आजम की उन्होंने एक प्री साइनिंग ले ली और वो अनाउंस किया, और जैसे मैसिव राइज मिला है तो ऑब्वियसली कोई रीजन है बाबर आजम में, और बाकी सब जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं और मोहम्मद रिजवान है, इस वजह से ही उनको सिलेक्ट किया गया है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये एक डाउनफॉल तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन एक ये बुरा फेज चल रहा है और ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लंबा हो गया। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो परफॉर्मर्स नहीं है, उनमें टैलेंट नहीं है। जिस तरह की कंट्रीब्यूशन इन तीनों प्लेयर्स ने वर्ल्ड क्रिकेट में दी है, दे आर अनमैच्ड, और मेरे बताने से ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, इसी वजह से बीबीएल में उनको सिलेक्ट किया गया है। लेकिन ऐसे प्लेयर्स जो वर्ल्ड परफॉर्मर्स हो और उनकी क्लास को पूरी दुनिया मानती हो और इनका इतना ह्यूज फैंडम हो, तो इनको T20 वर्ल्ड कप ना खिलाना, आई थिंक इट वुड बी एन इनजस्टिस, आई कैन से। अगर ये तीन फिट रहते हैं तो आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारा जो T20 वर्ल्ड कप अगले साल हमने खेलना है, उसमें हमें किस तरह की अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि इससे पहले के जो हमने इवेंट्स खेले, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप 2024 हो जिसमें हम पहले ही राउंड में बाहर हो गए यूएसए से हार के, अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, अपने मुल्क में खेली, हम पहले राउंड में बाहर हो गए, तो ऐसी क्या हमने तैयारी करनी चाहिए कि जिससे हमारा जो अगला T20 का वर्ल्ड कप जो कि फरवरी में खेला जाएगा, उसमें हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो गुज़िश्ता इवेंट के मुकाबले में अच्छी रहे? लोग, हर वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है, लेकिन अगर हम
पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करें तो उनकी प्रिपरेशन की कमी होती है। पहले तो स्क्वाड क्लैरिटी होनी चाहिए, एक फिक्स प्लेइंग 11 या फिर 13 to 14 प्लेयर्स जिनको आप कंसिस्टेंटली खिलाएं और रोल्स क्लियर हों। दूसरी तरफ फील्डिंग का लेवल इम्प्रूव करना इज ग्रेटली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मॉडर्न T20 क्रिकेट में 10-15 रन्स भी अगर बचा लें तो उस मार्जिन पे भी आप मैच बहुत आराम से जीत सकते हैं। लास्टली प्रेशर सिचुएशन को किस तरह से फेस करना है, सो प्लेयर्स को उस लिहाज से आपको प्रिपेयर करना चाहिए थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस और डोमेस्टिक मैचेस, ताकि प्लेयर्स को पता चले कि प्रेशर सिचुएशन में डिफेंड कैसे करना है या चेज कैसे करना है। और ऑब्वियसली अगर यंग प्लेयर्स को ये लोग सामने लाएंगे तो ऑब्वियसली दैट प्रैक्टिस टू फेस प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीजें हम लोग ठीक कर लें ना तो वी कैन बी रियल कंटेंडर्स, आई कैन से। बहुत शुक्रिया सुबैना आपके वक्त का, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेजबान मुदस्सिर आलम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।